नमस्कार साथियों एंड वेलकम बैक। तो भाई आज की इस रामबाण क्लास में हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज के बेसिक को ध्यान से समझना है क्योंकि इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो इसी के कंसेप्ट पर बेस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और फिर पढ़ेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कई दिन से क्लास नहीं आ रही, आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि सर हमें पता नहीं कहाँ छोड़कर चले गए। कहीं नहीं गया भाई, यहीं पर था। आप लोगों के लिए ही कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ टेक्निकल काम कर रहा था ताकि जो वीडियो है उसकी क्वालिटी को कुछ बढ़ाया जाए। लेकिन अभी लगेगा, मुझे लगता है 1-2 दिन का टाइम और, ठीक है। पूरी तैयारी के साथ आऊँगा ना, तो इसीलिए मैं क्लास नहीं बना पाया। तो उसके लिए भाई थोड़ा सा आप लोग सहयोग करें, ठीक है। आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो भी। इसके अलावा अगर आप मेरा टीजीटी मैथ का कोर्स लेना चाहते हैं जिससे आपका 60+10 मार्क्स का एग्जाम से पहले कवर हो जाए, तो उसके लिए आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से अचीवर्स एकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहां लॉगिन कीजिए और वहां पर मेरा ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो फिर इसी के साथ आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो क्लास में सबसे पहले मैं छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं परसेंटेज में, कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज जिसे आप हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है। परसेंटेज को अगर हम तोड़ें तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। पर मतलब 1 और सेंट मतलब 100, ठीक है। पर का मतलब होता है 1 और सेंट मीन्स 100। इसी तरह से हिंदी में भी प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100। तो यहां से 1/100 ये जो आप देख रहे हैं इसे ही हम बोल रहे हैं परसेंटेज। 1/100 इज परसेंटेज। तो पर 100 ही आपका प्रतिशत होता है, ठीक है। या सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करूं तो भाई किसी भी चीज को 100 में से मापना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। जैसे मान लो मैंने कह दिया एक आदमी है जिसकी सैलरी हर साल 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है उसकी सैलरी हर साल। इसका मतलब क्या, 10% का मतलब क्या, इसके बटे में 100 लगा दो, क्योंकि पर 100 जो है परसेंटेज है। तो इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे आपने क्या लगा देना है, 100 लगा देना है। यानी कि अगर उसको 100 रुपए मिलते हैं सैलरी में तो हर साल वो 10 बढ़ जाएंगे, यानी कि उसको 110 मिलेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से ये परसेंटेज है थोड़ा सा। या अगर मैं बात करूं मार्क्स के बारे में कि एक बच्चे के 60% मार्क्स आ गए एग्जाम में, तो 60% मार्क्स का मतलब उसके 100 वाले पेपर में कितने नंबर आ गए, 60 नंबर आ गए, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात। तो ये परसेंटेज का छोटा सा बेसिक है। फिर इसके बाद आपको इसमें क्या आना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको यहां पे कन्वर्जन आनी चाहिए। अब ये कन्वर्जन क्या चीज है उसको भी आप देख लें थोड़ा सा। 2 तरह की कन्वर्जन होती है, फटाफट बेसिक बता रहा हूं। पहली जो कन्वर्जन है परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, यानी कि प्रतिशत से भिन्न बनाना, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर आपको कोई भी परसेंट वैल्यू दे रखी है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लो आपको दे दिया 20% और मैंने कहा 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो तुमने क्या करना है, इसका परसेंट हटा के नीचे 100 लगा देना, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 लगाना है। तो 20% जब इसको हम सोल्व करेंगे काट पीट के, तो ये कितने के बराबर आएगा, 1/5 के बराबर। तो ये आएगा 1/5 के बराबर। क्लियर है। तो कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन बनेगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एक एग्जांपल और समझा देते हैं। जैसे 14 से 2/7% आ गया, तो इसका फ्रैक्शन बनाना है तो आप कैसे कहेंगे, 14 सत्ते 98 और 2 100/7, और परसेंट हटेगा उसके नाम का 100 नीचे लगाना ही होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बन गया, 1/7। तो क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा और आपको इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बात आई समझ में। इसके अलावा एक बात और जो आपने याद रखनी है कि जब इसका ये फ्रैक्शन बन जाएगा, भिन्न जब ये बन जाएगा, तो इस फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर है, ये याद रखना, मैथमेटिक्स में कहीं पर भी फ्रैक्शन आ जाए तो इस फ्रैक्शन में जो नीचे वाला ये नंबर होता है इसी को हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया हमारा कोई एक नंबर है 5, ठीक है। अगर कोई तुम्हें बोले कि इस 5 का 20% कैलकुलेट करके बताओ, तो 5 का 20% कितना बनेगा, वो जो इसके ऊपर लिखा हुआ है।
तो ये क्या है, ये है संख्या का 20%। तुम कैलकुलेट करके देख लो, अगर कोई तुम्हें कहे कि भाई 5 का ना 20% बता दे निकाल के कितना बनेगा, तो तुम कहोगे 5 इंटू 20% यानी कि 20/100। 20 पंजे 100, 5 से 5 उड़ा तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो टेंशन नहीं लेनी, वही आएगा जो इसके ऊपर लिखा होगा। तो अगर कोई बोले नंबर है 5, इसका 20% कितना, जवाब होगा 1। मैं कहूं नंबर है 7, इसका 14 से ही 2/7% कितना होगा, तो जवाब होगा 1। जो इसके ऊपर लिखा होगा फ्रैक्शन में वही उसका उतना परसेंट होगा। तो मेरे ख्याल से ये पहली जो बात मैंने बताई आपको कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाना है, ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी के साथ अब दूसरी बात जो कि इसका रिवर्स होगी, उल्टा होगी। ये दो चीजें आनी चाहिए, पता लगा मैं क्वेश्चन में इस्तेमाल करूं और तुम कहोगे सर जी ये तो हमें पता ही नहीं कैसे होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले समझा रहा हूं भाई। नंबर 2 क्या है, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, यानी कि भिन्न से प्रतिशत, भिन्न से प्रतिशत। तो अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लो मैंने दे दिया आपको 3/5 और मैंने कहा कि ये कितना परसेंट बनाएगा, तो जब भी आपने परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 100% से। ध्यान रखना, मैंने बोला कि इसको मल्टीप्लाई करने किससे, 100% से। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, बोला हमने तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, आज ये 100% कहां से आ गया। कोई बात नहीं भाई, तुम 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन आपको पता है जब आंसर लिखते हैं तो फिर वहां पे 60 के साथ ये परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। तो ये बेसिकली आया कहां से, ये यही वाला परसेंट होता है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट तो ये है कि भाई जब हमने 3/5 का परसेंट बनाना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको मैंने बताया कि पर 100 यानी कि 1/100 को ही आप परसेंट लगाते हैं। तो ये जो नीचे वाला 100 है इसको हटा के यहाँ पे हमने परसेंट का साइन लगा दिया। ठीक है, तो मैथमेटिकली तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर भी किसी को लगे कि नहीं हम तो 100 से ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तो भाई यहाँ पे 100 लिख लेना, इस परसेंट को हटा देना और ये बन जाएगा 60%। ठीक है, बस बात याद रखनी है आपने जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बता दो, एक एग्जांपल और समझा देता हूं। मान लो मैंने कहा कि 3/7 ये कितना परसेंट बनाएगा, ये कितना परसेंट बनाएगा। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी मैंने समझा दिया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 100% से, ये बन गया 300/7%। 7 चौके 28 बचा 20, 7 दूनी 14, 42 सही 6/7%। ठीक है, तो 42:6/7% ये यहां पे बन जाएगा। क्लियर है, दोनों कन्वर्जन आगे। इसके साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है जिन्हें मैं फटाफट लिख देता हूं। ठीक है, तो आपने वो याद करनी है भाई, मैं जब क्वेश्चन आएंगे ना तो इस्तेमाल कर रहा हूँ उनको, तो इसलिए कह रहा हूं। तो यहां पे मैं बता रहा हूं कुछ इंपोर्टेंट फ्रैक्शन, सम इंपोर्टेंट फ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो ये क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे 1 जो होता है वो 100% के बराबर होता है। 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है यानी कि 1 के बराबर होती है। इसका आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 50%। इसका 1/3 करेंगे तो कितना बनेगा, 33 सही 1/3%। 1/4 कितना होगा, 25%। 1/5 कितना होगा, 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन में ये आएगा और जहां पर भी ये आएगा ना तो मैं उसको ये लिख लूंगा। ये बात ध्यान रखना, बस जहां पे ये आएगा मैं उसको ये लिख दूंगा। ठीक है, और ये मैंने तुम्हें सिखा दिया 14 7 98 और 200 और परसेंट के नाम का 100। तो 100/7 गुना में 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 1/7 आएगा। ठीक है, बना लेना, कोई भूल भी जाओ तो टेंशन मत लेना। 1/8 कितना होता है, 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14
14 7 सही 1/7%, और एक और लिख देता हूं 1/15, ये और लिख लो 1/15, ये बनेगा आपका 6 सही 2/3%। ठीक है, तो ये बस फ्रैक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट, तो मैं साइड हो गया हूं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। बस अब इसके बाद क्वेश्चन आएंगे आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। इनमें बता भी देता हूं, जिसका इस्तेमाल ज्यादा होगा इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वैसे ही याद होगा। 33 से 1/3 1/3 होते हैं, ये तो वैसे ही याद होंगे, इनमें तो कोई टेंशन ही नहीं। इसको याद कर लो, 16 सही 2/3, इसमें 6 आ रहा है तो यहां भी 6 आएगा। 14 सही 2/7, इसमें नीचे 7 है तो इसके फ्रैक्शन में भी नीचे 7 बनेगा। ठीक है भाई, 12.5% 1/8 होता है। एक तो ये और एक ये दोनों मिलते जुलते से हैं। देखो 9 वाले में 9 नीचे आएगा, 11 यहां पे आएगा, 11 वाले में 11 नीचे आएगा, 9 यहां पे आएगा, तो ये दोनों भी मैंने आपको बता दिए, तो ये ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना। तो इसी के साथ मैं फर्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी है, पहले इंग्लिश में है फिर हिंदी में बात करेंगे। तो फिलहाल आप पढ़ें और कर सकते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 364 इज व्हाट परसेंट ऑफ 455, 364 इज व्हाट परसेंट ऑफ 455, यानी कि 364 जो है वो 455 का कितना प्रतिशत है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो ध्यान दो, यहां पे जिसके साथ का लगा हो या से लगा हो, इंग्लिश में ऑफ या देन लगा हो, देखो इंग्लिश में भी दिखाता हूं, यहां पे ऑफ लगा हुआ है ना, ऑफ या देन लगा हो, तो जिसके साथ क्या लगा हो, का, से, ऑफ और देन, उसको परसेंट बनाते हुए हमेशा ही आपने नीचे रखना है। कहां रखने? नीचे। तो कह रहे हैं 364 455 का, तो 455 का इसके साथ का लगा है तो इसको नीचे रखना है, जिसको चेक करना है उसको ऊपर रखना है, और कितना परसेंट है मल्टीप्लाई बाई 100%। अभी बताया मैंने, परसेंट बनाने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। काट दो भाई, 5 में 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, और इसको काटूंगा तो 4 पे पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, तो 20 चौके 80%, तो 80% आपका आंसर बनेगा। कहीं लिखा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है भाई, थर्ड ऑप्शन में लिखा है भाई, तो ये आपका जवाब ऑप्शन थर्ड। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, if 3/5 of 60% of a number is 36, then the value of the number is, ये कह रहा है कि भाई किसी संख्या के 60% का 3/5 अगर 36 है तो संख्या क्या होगी। तो संख्या के 60%, प्रतिशत हटा के नीचे 100 लगा देना, इसका 3/5 जो है वो किसके बराबर है? 36 के बराबर। ठीक है भाई, तो यहां से देखो 0 से 0 उड़ गई, अब इधर से कुछ उड़ रहा है? नहीं उड़ रहा, तो आप इधर से इधर उड़ा सकते हो। 3 से काटेंगे 12 पे, बराबर आ जाए तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे काट सकते हो। 6 से काट दो, 2 पे कट गया। कटने के बाद ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज नीचे बची हैं ये इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 5 दूनी 10 और 10 गुना 10 करेंगे तो 100, तो आंसर कितना बनेगा? 100, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, आगे समझ में? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करके हो जाओ शुरू जल्दी से। If 1/5 of 3/4 of a 1/3 of the number is 24, then 20% of that number is, ये कह रहा है कि भाई यहां पे वो कुछ मिसप्रिंट सा लगा भाई मुझे। किसी संख्या के 1/3 के 3/4 का 1/5 भाग 24 है तो संख्या का 20%। तो यहां पे क्या दे रखा था? 1/5 of 3/5 4 of 1/3, 1/5 3/4 1/3। ठीक है, वो ए जो है वो ऐसे ही लिखा हुआ है, ये इसको कंसीडर मत करो। 1/5 किसका? 3/4 का, और उसका 1/3 किसी संख्या का, वो एक नंबर का जो है वो 24 के बराबर है। हिंदी में बिल्कुल क्लियर है भाई, टेंशन ना लो। किसी संख्या के 1/3, संख्या क्या है? x, इसका 1/3 कैसे होता है? ऐसे।
किसी नंबर का 1/3 करना है तो कैसे करोगे, ऐसे करना है, इसका 3/4, इसके 3/4 का 1/5, इसका फर्दर 1/5, ये 24 के बराबर है। किसके बराबर? 24 के। तो अब देखो यहां से कटाइए, 5 चौके 20, 20 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 480 बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की। 5 चौके 20, 20 गुना 24, 480। यानी कि मेरे पास जो नंबर है वो आ चुका है, लेकिन मुझे नंबर नहीं बताना, नंबर का 20% बताना है। तो 480 का 20% कैसे निकलेगा भाई? इसको 20% कर दो तो 48 दूनी 96 आ जाएगा। तो यहां से ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। आसान था, ठीक है। तो ये जो चीज थी यहां मैंने पूरा लिख के दिखाया, आप इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिकल होगा ध्यान रखना, किसी भी नंबर का, जैसे यहां पे नंबर दे रखा हमें 480, अगर किसी भी नंबर का 10% निकालना पड़ जाए ना कभी भी, तो इसको आप 10 से डिवाइड कर देना। ध्यान रखना ये 10% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। किसी भी नंबर का 10% निकालना पड़ जाए तो उसको किससे डिवाइड कर देना है? 10 से। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो अगर 10% 48 है तो 20% 48 का डबल यानी कि 96 होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है। और एक बात और, 1% निकालने के लिए किसी भी नंबर का आप इसको 100 से डिवाइड कर दें, इससे कटाइए एंड दिस बिकम्स 4.8, ठीक है। तो याद रखना 10% के लिए 10 से डिवाइड, 1% के लिए 100 से डिवाइड, बस ये दो बातें याद रखनी है आपने। और इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन को लगाया जाए। तो ये आगे तक चलेंगे, इसलिए कह रहा हूं कि अभी याद कर लेना भाई। कई बार मैं हो सकता है इस चीज को डायरेक्ट अप्लाई कर दूं। A school team wins 6 games this year against 4 games won last year. What is the percentage increase? ये कह रहे हैं कि एक स्कूल की टीम है जिसने गत वर्षों में 4 जीते खेलों के मुकाबले इस साल 6 खेल जीते, यानी कि पहले पिछले साल 4 जीते थे तो इस साल उन्होंने 6 खेल जीते, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो देखो लास्ट ईयर 4 जीते थे, इस साल 6 जीते, तो 4 से 6 कितने बढ़ गए? 2। किससे पता लगे ये बढ़ गए? इस पुराने वाले से। तो पुराने वाले को कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो इसको नीचे रखना है, इनटू में 100%। तो 2 से काट दो 2 पे और 2 से काट दो 50 पे, आंसर कितना बन गया? 50%। तो अगर 4 से 6 यानी कि 2 बढ़ गए, किस पर? 4 पर, इनटू में 100%। तो इसको नीचे लिखना है, ध्यान रखना कभी तुम 6 को चिपका दो, क्योंकि कंपेयर जिससे होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो यहां 4 से कंपेयर हो रहा है कि भाई लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल कितने जीते हैं, तो नीचे आपने 4 को रखना है, ठीक है। तो 50% दिख रहा भी है कहीं आंसर में, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ भाई, ठीक है। तो अभी तक तो क्वेश्चन बच्चा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। A student scores 65% marks in an exam. If he scored 78%, 70%, 62% and 65% marks in 4 subjects out of 5 subjects, then what is his percentage of marks in the 5th subject? ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि एक छात्र ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, यदि उसने 5 विषयों में 4 विषयों में से क्रमशः 78%, 70%, 62% और 65% अंक प्राप्त किए, तो 5वें सब्जेक्ट में कितने अंक प्राप्त किए, ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, लेकिन आप कैसे करोगे ये इस पर भी डिपेंड करता है। मैं पहले तुम्हारे हिसाब से भी समझा देता हूं, किसी को ये ना लगे कि कैसे कर दिया। देखो 65% मार्क्स किए उसने स्कोर किए हैं, और 5 सब्जेक्ट, टोटल कितने थे? 5। तो टोटल 5 सब्जेक्ट थे, इसका मतलब 500 नंबर टोटल मार्क्स थे, जिसका 65% उसने स्कोर कर लिया। तो 65% स्कोर करने का मतलब 5 पंजे 25, 5 छके 30 और 2 32, यानी कि उसके 500 में से 325 नंबर आ गए, ठीक है। अब ये जो 325 नंबर आए हैं, इसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट के नंबर कितने हैं? 78%। तो मैंने बताया भाई 78% का मतलब 100 वाले पेपर में उसके 78 नंबर आए, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है। दूसरे में कितने आए उसके? 70%, यानी कि 100 में से 70 आ गए। तीसरे में कितने आए? 62%, यानी कि 100 में से 62 आ गए। और लास्ट कितने आए? 65% फोर्थ में। चौथे सब्जेक्ट में कितने आए? 65%। तो टोटल देख लेते हैं कितने आए भाई। तो टोटल 8
2 10 और 5 15, एक हासिल 8 7 15, 6 21 और 6 27। तो 275 नंबर आ गए उसके 4 सब्जेक्ट में, जबकि पांचों सब्जेक्ट में कितने थे 325। तो 325 में से अगर मैं ये 4 सब्जेक्ट के नंबर माइनस कर दूंगा तो ये 50 नंबर उसके कौन से सब्जेक्ट के आगे, 5th सब्जेक्ट के, यानी कि 5वें सब्जेक्ट में उसने कितने नंबर लिए, 3rd ऑप्शन 50%। ठीक है, तो 50% यानी कि 100 में से थे। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसी बात को हम और भी फास्ट लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, देखो आप मुझे बताओ, यहां पे बड़े ध्यान से देखना, यहां उसने 65% मार्क्स जो है वो प्राप्त किए हैं, यानी कि उसके फर्स्ट सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं 78%, सेकंड सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं 70%, थर्ड सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं 62%, फोर्थ के 65 और फिफ्थ के 65% होने चाहिए। क्यों, अब तुम कहोगे कि 65%, ये हो भी सकता और नहीं भी, ध्यान रखना अभी इसके बारे में बात करनी है। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये तरीका तो ठीक है, ये तो आसान था, आपको समझ में आ भी गया होगा। तुम ध्यान से देखो, यहां पे बोल रहे हैं कि 65% अंक उस स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं एग्जाम में। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे पेपरों में उसके 65 नंबर थे, यानी कि फर्स्ट में भी 65, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में, फिफ्थ में भी, सब में 65 नंबर होने चाहिए। लेकिन यहां तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है, तुम कहोगे सर जी यहां 65 आने चाहिए, यहां तो उसके ज्यादा आ गए। कितने ज्यादा आ गए, 13% ज्यादा आ गए। भाई आने तो 65% चाहिए थे इस पेपर में, यानी कि 65 नंबर आने चाहिए 100 में से, लेकिन यहां तो 13% यानी कि 13 नंबर ज्यादा आ गए। इसमें 5% नंबर ज्यादा आ गए। इस वाले में, अरे इस वाले में तो 3% कम रह गए, और इस वाले में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। इस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें तो 65% थे, 65% किया है, इसका कुछ नहीं लेना। अब देखो यहां पे 13 और 5 18, यानी कि उसके 18% नंबर तो इनमें ज्यादा हैं, लेकिन इसमें 3% नंबर कम हो गए। तो मैं कहूंगा 18% नंबर में से अगर 3% नंबर कम हो गए तो ये प्लस के बच गए मेरे पास 15%। क्यों भाई, यानी कि प्लस के 15% नंबर मेरे पास बच गए। तो ये एक एवरेज का कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं। कैसे कि 15% नंबर उसके बच गए, तो 5वें सब्जेक्ट में, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन 4 सब्जेक्ट में उसके 15 नंबर ज्यादा हैं, तो इस वाले के 15 कम कर दो ताकि टोटल में फिर ये 65 ही बन जाए। तो आपने क्या करना था, इसमें से ये 15% कम कर देने थे, तो 65 में से 15 कम करेंगे तो कितने बनेंगे 50%। तो भाई ऐसे भी आप कर सकते थे, एवरेज का कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी मैंने वो तरीका बताया जो आपको बिल्कुल आसान लगता है। ठीक है, तो कर सकते हो भाई, ऐसा करोगे तो कैलकुलेशन देखो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दोनों तरीके आपके सामने आ चुके हैं। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी आ चुका है भाई। हाँ जी, क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन में, कह रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10%, टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस हाउ मच परसेंट इंक्रीज मस्ट बी डन इन द न्यू प्राइस। ये कह रहा है कि भाई एक वस्तु के मूल्य को वापस लाने के लिए उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है, तो उसके नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, करना कैसे है भी एक लाइन का। अब पहले तो इसकी पहचान सुन लो। ये क्वेश्चन अगर कहीं पर भी आ जाए तो पहचान क्या है कि एक वस्तु के मूल मूल्य को वापस लाने के, यानी कि ओरिजिनल प्राइस को वापस लाने के लिए उसके मूल्य में 10% की कमी कर दी। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ध्यान रखना, एक साइड कमी करिए तो दूसरी साइड कितनी वृद्धि, यानी कि एक को कम किया तो दूसरे को कितना बढ़ा दे, या ऐसे बोलता कि एक को कम कर दिया तो दूसरे को कितना बढ़ा दे। सेम ही तो बोल दिया मैंने भाई, एक को बढ़ा दिया तो दूसरे को कितना कम कर दे, ये ठीक है। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, एक चीज कम तो दूसरी कितनी बढ़ेगी, और एक बढ़ गई तो दूसरी कितनी कम करनी पड़ेगी, ऐसा कॉम्बिनेशन होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ पहले वाली लाइन पढ़नी है, क्या कि एक वस्तु के मूल्य को वापस लाने के लिए उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है। बस यहां तक पढ़ना है, ये कमी की जाती है, सिर्फ यहां तक।
कि जहां से कोमा लगा के अगली लाइन शुरू है वहां तक नहीं जाना, सिर्फ पहली लाइन पे। उसने बोला 10% कमी की जाती है, तो तुमने लिखना है 10 और कमी कर दी तो 100 में से नीचे ये 10 माइनस करना है और कितना परसेंट हुआ मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये बन गया 10 बटे में 90 गुणा में 100%। बस इससे ये कट गया तो 100/9 दिस इज 11 सही 1/9%। ठीक है भाई, बात समझ में? फिर से समझा देते हैं कि 10% कमी की जाती है, 10% कमी की जाती है तो ऊपर 10 नीचे 100 में से 10 माइनस करके 90 और इनटू में 100% आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी का एक मेथड और बता रहा हूं। इसी चीज को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। 10% होगा 10 बटे में 100 यानी कि 1 बटे में 10। ठीक है, तो अगर मूल्य में 10% कमी कर दी तो यानी कि पहले मूल्य 10 था, अब कमी होने से वो कितना रह गया 9। 10 में कमी कर दी 1 की तो वो रह गया 9। डिफरेंस कितना है 1 का, बटे में नीचे वाला नंबर इनटू में 100%। अब भी आंसर वही आ जाएगा। अब तुम्हें लगेगा सर जी ये ज्यादा आसान लग रहा है हमें, ये काहे के लिए करेंगे? ये तब करना है जब कुछ फ्रैक्शन इस तरह के क्वेश्चन में दिए जाएंगे। इस तरह के फ्रैक्शन अगर आ गए ना क्वेश्चन में तो फिर इससे ज्यादा आसान ये वाला मेथड लगेगा। इसलिए दो ही चीजें सिखा रहा हूं, ज्यादा थोड़ी सिखा रहा हूं यार, अब इतनी तो कर लो। ठीक है, तो पहचान मैंने बताई, फिर भी किसी के समझ में नहीं आया टेंशन मत लो भाई, अभी ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है, फिर से आ रहे हैं। भाषा समझो, भाषा समझ में आ गई तो 1 नंबर आपका एग्जाम में पक्का। ठीक है, देख लो, कह रहे कि द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ द आइटम बाय अ कंज्यूमर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो बताइए किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए ताकि खर्चे में कोई जो है प्रभाव न पड़े, खर्चे में कोई प्रभाव ना हो, यानी कि ना खर्चा बढ़े ना घटे। तो तुम देखो वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा तो उसकी उपभोग में कितनी कमी कर दे, ये बढ़ा तो ये कितनी कम कर दे, बताया था ना मैंने। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम, एक कम तो दूसरा बढ़ेगा। तो आपने करना क्या है, जस्ट पहली लाइन में जो लिखा है कि मूल्य 20% बढ़ जाता है तो ऊपर लिखना है 20, जितना बढ़ा या घटा वो ऊपर लिखना है। बढ़ा है तो नीचे 100 में ऐड करके और इनटू में 100%। अब तो समझ में आया, 20 के 120, 2 तिया 6, 2 50 100, 50 बटे 3 यानी कि 16 सही 2/3%। आसान था कि नहीं था? है 20%। फ्रैक्शन से भी देख लो, 20/100 यानी कि 1/5। प्राइस बढ़ा है तो पहले नीचे वाला नंबर लिखो, फिर 1 प्लस करके नीचे लिखना है। भाई बढ़ा है तो ऊपर वाला प्लस करके नीचे, डिफरेंस 1 का बटे में नीचे वाला नंबर इनटू में 100%। तो 100/6 करोगे तो कितना बन गया 16 सही 2/3%। तो यही करना था। ठीक है, बात मेरे ख्याल से आ गई होगी समझ में। आ गई तो फिर मुझे ये बता दो भाई, जल्दी से बता दो। अब बताने का नहीं है ये, क्यों नहीं बताने का है? क्योंकि अभी तो सॉल्यूशन लिखा हुआ था, अभी तो मिटाया मैंने। इफ द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन, अब बोलोगे सर जी यहाँ लेस दे रखा है, यही तो बात थी, ये लेस है, इसमें मोर था। इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी, देन हाउ मच इनकम ऑफ बी इज मोर देन इनकम ऑफ ए। कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने परसेंट ज्यादा है? कम ज्यादा आ गया। तो 20%, 20 बटे में 100 में से 20 गए 80 गुणा में 100%, 20 चौके 80, 4 25 100, कितना आ गया 25%। ठीक है, आ गया ना? दूसरा मेथड लगा लेना। ठीक, नीचे माइनस करके, कम है तो माइनस करके, और सिर्फ पहली लाइन में, जो पहली लाइन में लिखा है यही बताएगा कि नीचे प्लस करने की माइनस करना। मेरे ख्याल से अब दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अब भी है तो भाई दोबारा से सुनो फिर मैं क्या बोल रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब परसेंटेज एक नहीं है दो है, कोई बात नहीं। The length and breadth of a square are increased by 30% and 20% respectively. The area of rectangle so formed exceed the area of the square by. ये कह रहा है कि अगर किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 30% और 20% बढ़ा दिया जाए
तो बनने वाले नए आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने % ज्यादा होगा। पहले तो भाई वर्ग स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड क्या हो बराबर हो, सारी साइड क्या हो बराबर। ये है इसकी लंबाई, कह रहे लंबाई को जो हम है 30% बढ़ा दें, ये क्या है लंबाई है, ये L है, लंबाई को 30% और चौड़ाई को 20% अगर हम बढ़ा दें तो भाई इसकी शेप कह रहे कि रेक्टेंगल की बन गई। कैसी बन गई, आयत की। हालांकि ये कुछ भी लिखना नहीं है, मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि तुम समझ जाओ। अब ये बन गई ये, तो इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है, तो कह रहा था कि नए आयत का जो एरिया है इससे कितने % ज्यादा होगा। भाई अगर ये बड़ी है तो जैसी बात है इसका एरिया इसके एरिया से कितने % बढ़ेगा, है ना। तो अब करना क्या है इसके लिए, पहला मेथड क्या, ये है खास मेथड, और ये आगे तक इस्तेमाल होगा कि 2% वैल्यू से क्या नेट चेंज आने वाला है, इसको कैलकुलेट करता है ये वाला फार्मूला, जहां पे x को लेना है आपने 30 और y को लेना है आपने 20। ध्यान रखें अगर ये दोनों वैल्यूज बढ़ रही हैं तो इसलिए मैंने यहां दोनों को प्लस में रखा है। अगर ये बढ़ती और ये घटती तो मैं इसको प्लस का रखता और इस वाले को माइनस का रखता। ये बात ध्यान रखना, अगर बढ़े तो वैल्यू प्लस में रखनी है और अगर घटे तो वैल्यू माइनस में रखनी है। तो रख दो बस फटाफट, 30 जमा 20 जमा 30 गुणा 20 बटे में 100, 0 से 0 0 से 0, 30 और 20 50, 50 प्लस 6 कितना 56%। तो 56% एरिया ज्यादा होगा इस आयत का, इस रेक्टेंगल का, इस स्क्वायर से। यही तो पूछना चाह रहा था वो, तो ऑप्शन भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि नहीं सर जी हमें तो समझ में नहीं आया, ये हमारे को तो मुश्किल लग रहा है। कोई बात नहीं भाई, ये जो मेथड मैंने बताया ये मुंह जुबानी आंसर कर देगा। कैसे, 30 और 20 50 जमा 30 गुणा 20 बटे में 100, तो 0 से 0 कट गई तो 3 दूनी 6, तो 50 जमा 6 56 आंसर डायरेक्टली लिख सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, किसी को नहीं समझ में आया टेंशन नहीं लेनी। मान लिया पहले एरिया जो था स्क्वायर का वो 100 था, ठीक है। अगर लेंथ 30% बढ़ गई तो इसका मतलब 130% हो गई, और 130% का मतलब 130 बटे में 100। अगर ब्रेड्थ 20% बढ़ गई 20%, तो 20% बढ़ने का मतलब 120% हो गई। भाई 20% बढ़ने का मतलब 100 पे 20 बढ़ गया तो 120 हो गया ना, तो 120 बटे में 100 यहां लिख देना। इस 100 से ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 13 गुना 12 करूंगा 156 आ जाएगा। इसका मतलब जो एरिया पहले 100 था अब वो 156 हो गया, तो कितने % बढ़ गया, तो उसके लिए आप दोनों को माइनस कर दें तो जवाब आ जाएगा 56%। आपने दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है, और इससे आपको जवाब मिलेगा 56%, यानी कि जो एरिया है वो 56% बढ़ गया। तो यहां पे ये माइनस करना ना भूलें, अगर भूल गए यही लिख दिया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस बात को ध्यान रखना है। इसी के साथ यही क्वेश्चन फिर से एक नई स्टेटमेंट के साथ, क्वेश्चन यही है, लैंग्वेज चेंज हो गई। तो पढ़ो और ट्राई करो। A tax on an item is diminished by 20% and its consumption increases by 15%, then the effect on revenue is। भाई एक प्रकार की वस्तु पर 20% कर घटाया जाए और खपत 15% बढ़ा दी जाए तो राजस्व पर क्या प्रभाव होगा। देखो भाई टैक्स घट गया यानी कि वो चीज सस्ती होगी, तो तुमने उसको ज्यादा खाना शुरू कर दिया। मान लो टमाटर सस्ते हो गए, तुमने उसको ज्यादा खाना शुरू कर दिया, तो फिर टोटल उस पे क्या इफेक्ट आएगा ये पूछ रहा था। तो यहाँ पे अब फिर से वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे x प्लस वाई वाला, लेकिन x को कितना रखना है यहाँ पे 20 माइनस का, और y को कितना रखना है यहाँ पे 15 प्लस का। ध्यान रखना 20% कर घटा दिया और खपत 15% बढ़ाई है। ठीक है, तो अब -20 प्लस 15, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मूले में, एक्स वाई वाई 100 लिखना है तो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा। देख लेना फॉर्मूला पीछे जो मैंने लिखवाया था, है ना, 20 पंजे 100, 5 तिये 15, -20 प्लस 15 तो माइनस के 5 और माइनस के 3 यहां से आ गए तो माइनस के 8। तो माइनस क्या शो कर रहा है, कमी, यानी कि जो राजस्व होगा यानी कि टोटल जो इनकम होगी
वो 8% क्या हो जाएगी, घट जाएगी, 8% कम हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर थर्ड ऑप्शन है, कभी ये लगा दो गलती से, थर्ड ऑप्शन आंसर है। इसी का सेकंड मेथड क्या कहता है कि 100 इंटू, पहली बार 20% घटा तो 80%, अगली बार 15% बढ़ गया उसका कंजप्शन तो 115%। इससे घटाइए, इससे घटाइए, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 23 चौके, 23 चौके कितना होता है 92। यानी कि पहले खर्चा अगर 100 रुपए था तो अब खर्चा कितना रह गया, 92 रुपए रह गया। तो खर्चा 100 से 92 रह गया तो क्या हो गया, 8 घट गया, तो 8 को 8% लिख दे। ठीक है, तो 8% घट गया। तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे लगा लेना भाई, ये मत बोलना कि सर ने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर बाय 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया इज। अगर वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे वैल्यू तो एक दिखाई दे रही है, ठीक है, अब तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो, वैल्यू तो एक दिखाई दे रही है पर मैं इस्तेमाल 2 बार करूंगा। अब तुम्हें कहोगे ऐसा कैसे, तो मैं पहले एक बार समझा देता हूं। देखो, वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर कैसा होता है, जिसकी सारी साइड बराबर हो। ठीक है, ये सारी साइड क्या होती है, इसकी बराबर होती है। अगर कोई तुम्हें बोले कि इसका एरिया कितना होता है, तो एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। अगर ये सेम ही है तो ए इंटू ए तो ए स्क्वायर बन जाएगा। ये है इसका एरिया, मेंसुरेशन क्षेत्रफल चैप्टर वाल में हमने पढ़ा था ये। ठीक है, तो अगर कह रहे हैं प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए, यानी कि साइड जो है वो 20% बढ़ा दी जाए, ये भी ये भी ये भी ये भी सारे 20% बढ़ा दी जाए, तो एरिया कितना बढ़ेगा। तो अब मैं कहूंगा कि पहले साइड कितनी थी, पहले साइड कितनी थी स्क्वायर की, और अब साइड कितनी हो गई स्क्वायर की। 20% बढ़ोतरी होने का मतलब पहले अगर साइड 100 थी तो अब 20 बढ़कर कितनी हो गई, 120 हो गई। क्या ये बात समझ में, ये किसकी बात कर रहा हूं, मैं भुजा की बात कर रहा हूं। यहां पे भुजा इस साइड लिख देते हैं, ठीक है, ये साइड की बात कर रहे हैं हम इसकी, तो ये पहले और ये अब ऐसे लिख देते हैं कि पहले साइड 100 थी, 20% बढ़ के अब साइड कितनी होगी, 120 हो गई। लेकिन इसको रेशियो में बना लो भाई, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, काट पीट के रेशियो में बना लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, ये फायदा होगा। तो अगर साइड पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 6 हो गई। तो बोला कि इसके एरिया में, तो एरिया कैसे निकालेंगे, साइड का स्क्वायर, ये लिखा ना फार्मूला, साइड का स्क्वायर, यहां पे भी साइड का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो मैं कह सकता हूं कि पहले एरिया था 25, अब एरिया कितना है 36। तो बढ़ गया कि घट गया, तुम कहोगे सर जी कैसी बात कर रहे हो, 11 बढ़ गया। 11 बढ़ गया किस पर, 25 पर। कितने परसेंट बढ़ गया, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 25 चौके 100, 11 चौके 44%, यानी कि जो एरिया है वो 44% बढ़ गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। बात समझ में आई? तो ध्यान देना, ऐसा मत सोचना कि वैल्यू 1 है तो एक ही बार होगी, नहीं, 2 बार इस्तेमाल होगी। और कहां पर होगी 2 बार, इस वाले फार्मूले में। और अगर ये फार्मूला लगाओगे तो फिर पेन नहीं चलाओगे, फिर तो आंसर बताओगे। x को कितना ले दें 20, y को कितना ले दें 20। ठीक है, एक वैल्यू इस्तेमाल 2 बार, क्यों, क्योंकि उसके एरिया में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, द्विआयामी होता है। द्विआयाम का मतलब क्या, मैंने पीछे भी बताया था आपको कि जहां पे एक पॉइंट पे 2 लाइनें आके मिलती है वो 2 डायमेंशनल होता है। देखो हर पॉइंट पे 2 लाइनें आके मिल रही है ना, 2 लाइनें आके मिल रही है ना हर पॉइंट पे, तो ये कैसा है, 2 डायमेंशनल है। दिस इज 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो यहां से अब इसमें रखोगे तो तुम क्या बनेगा, दिस इज 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100। तो देखो आंसर कितना बन रहा है, 40 और 2 दूनी 4, 44। तो 44% आंसर बन रहा है। तो यही यहां से आया था, ये वहां से आया था। तो कंसेप्ट भी पूरा समझा दिया और
आपको डायरेक्ट भी बता दिया कि भाई ऐसे करके आना अगर आ जाए तो, ठीक है। कोई कहे कि नहीं हमें तो ये अच्छा ही नहीं लग रहा सर जी, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं भाई, 100 इंटू 120/100, 120/100 दो बार कर देना। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है तो फिर ये कर दियो भाई, 144 आएगा, 144 में से 100 घटा दो 44 रह जाएगा, ठीक है। सब कुछ बता दिए, तो ध्यान रखना भाई अगर ऐसा आ जाए तो। ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम है और आंसर भी सेम ही है, ठीक है। तो अब मैं मिटा दिया, कोई बात नहीं, और नहीं मिटा रहा, इतने से ही काम चलाएंगे। If the radius of a circle is increased by 20%, then by how much percent will area be increased? कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? आंसर 44%, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। समझ लो, ये है भाई सर्कल, ये है सर्कल का रेडियस, इसका एरिया कितना होता है? एरिया होता है πr², ठीक है। तो अब यहां साइड की जगह मैं बोलूंगा यहां पे रेडियस, रेडियस बोले तो त्रिज्या, बोले तो r। पहले कितने थे? 100 थी, अब कितनी हो गई? 120 हो गई, काट दिया, 2 पंजे 10, 2 छिके 12 हो गई। अब एरिया क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। इधर एरिया क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। रेशियो में कॉमन चीज को काट देते हैं, पाई से पाई कट गया तो इसकी टेंशन लेनी नहीं थी। आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो एरिया पहले 25 था, अब 36 हो गया, बढ़ गया 11, कितने पे? 25 पे, इंटू में 100%। जवाब तुम्हारे सामने, दूसरा जवाब, तीसरा जवाब, ठीक है। तीनों एक ही है, ठीक। तो तुम देखो कैसे तुम्हें समझ में आएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे एरिया में कितना इंक्रीज होगा ये पूछा जा रहा था, ठीक है। तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन और तुम्हारे सामने आ गया, तुम कितना इसको फटाफट कर सकते हो अब मुझे बताओ, मन में कैलकुलेट करो और देखो कि क्या तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, क्या तुम सीखे इन चीजों को जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। If the length of each side of a square is increased by 15%, then the increased percent in its area is। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 15% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? तो 15 जमा 15, 30 जमा 15 गुना 15/100, तो 225/100 यानी कि 2.25। तो 30 और 2.25, 32.25, ऑप्शन नंबर 4। कोई कहेगा कि बोला ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये हो रहा है भाई, ये हो रहा था 15 और 15 30, 15 15 225/100, 2.25, 32.25, ठीक है। तो ध्यान दो, यहां पे क्या बोला? वर्ग की प्रत्येक भुजा में 15% की बढ़ोतरी, इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आंसर सीधा आप लिख सकते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, the diameter of a sphere is increased by 25%, the percentage increase in its volume is। यहां पे बात वॉल्यूम की हो रही है भाई, ध्यान रखना, यही खास बात है। एरिया 2 डायमेंशनल, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल। एक गोले का व्यास 25% बढ़ाने पर इसके आयतन में बढ़ोतरी का प्रतिशत क्या है? तो भाई पहले तो बता दूं, गोला पीछे बताया भी था हालांकि मेंसुरेशन में, ये होता है गोले का रेडियस r, ये गोला होता है अंदर से ठोस भरा हुआ। और बात वॉल्यूम की हो रही है, तो वॉल्यूम मैंने बताया था दिस इज 4/3 पाई r³। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है इसलिए r³ लिखा गया। तो यहां पे अगर गोले का व्यास 25% बढ़ गया, ये क्या है? व्यास है, व्यास बोले तो डायमीटर है, ये 25% बढ़ गया तो इसका मतलब पहले 100 था तो अब 125 हो गया, ये पहले था तो ये अब हो गया। काट के छोटा करो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, यानी कि पहले व्यास 4 था तो अब 5 हो गया। तो व्यास होता क्या है? डायमीटर क्या होता है? ये तो रेडियस होता है, और जब ये पूरा यहां से यहां तक देखूंगा तो ये होता है डायमीटर, ये पूरा डायमीटर और इसका आधा रेडियस, यानी कि अगर ये 10 है पूरा तो ये 5 जो है ये रेडियस होगा। तो रेडियस के लिए हमें डायमीटर का हाफ करना पड़ता है, तो व्यास से त्रिज्या, यानी कि अगर रेडियस बनाना पड़े
तो भाई इसका हाफ करना पड़ता है। तो तुम ध्यान दो, यहां पे कंसेप्ट सिखा रहा हूं तुम्हें, हालांकि इतनी देर का है नहीं क्वेश्चन, डायरेक्ट लिखूंगा। जैसे ही हाफ किया तो मैंने कहा था रेशियो में कॉमन चीज कट जाती है, और ध्यान रखना सिर से सिर पैर से पैर भी काट सकते हो, यानी कि यहां से फिर से हमारा जो रेडियस है वो 4 5 ही आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो जो डायमीटर दे रखा है वही रेडियस बनेगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन में कि बोला सर रेडियस था तो ऐसे करेंगे, डायमीटर आ गया तो कैसे करेंगे, नहीं सोचना इस बारे में। डायमीटर यानी कि व्यास आ जाए तो भी ऐसे, रेडियस यानी कि त्रिज्या आ जाए तो भी ऐसे, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम एरिया वॉल्यूम की, सॉरी वॉल्यूम की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे। तो अब कैसे करना है, वॉल्यूम कैसे लगेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और मैंने तुम्हें बताया, ये अभी मैं लिख रहा हूं लेकिन तुमने नहीं लिखना, ये कांस्टेंट चीज तो कट जाएगी ना रेशियो में, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है। तो आप सीधा लिखना 4 का क्यूब 5 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64। 5 का क्यूब 5 पंजे 25 पंजे 125। मतलब क्या भाई, जितना ये बेस में लिखा हुआ है ना, इसको जितनी पावर लिखी है उतनी बार मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये है 4 इंटू 4 इंटू 4 और ये है 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है भाई, कर लोगे। तो 64 हमारा वॉल्यूम था पहले, अब हो गया 125, तो कितना बढ़ गया, तो तुम कहोगे 64 और 125 का डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा 61। तो 61 बढ़ गया किस पे, 64 पे, इंटू में 100%, काट दो, 4 से 16 पे कटेगा, 4 से 25 पे, 25 से कम 25, 25 के 150 और 2 152 बटे में 100। तो 16 नी में 144, 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है 9 पॉइंट। तो 16 नी में 144, बचा कितना 8, 16 चौके 64, नहीं कितना बचा, 16 नी में 144 और ये बच गया 85। तो 16 पंजे पे चलेगा ना, 16 पंजे 80, बचा 5, 16 की 48, 95.3 के करीब आएगा भाई, 95.31 ये बनेगा। अब इतना तो कर लेना भाई, ये मत बोलना कि ये कैसे हुआ, ये मल्टीप्लाई करी 16 से डिवाइड कर दिया, आंसर ही आ गया, ठीक है। तो ये आप कर सकते थे। तो भाई ये हो गया इसका एक मेथड, ठीक है। और ध्यान रखना ये तुम्हें समझाने के लिए लगा के दिखा रहा हूं, वॉल्यूम आ जाए ना बस, सीधा ही ये लेके, ये जो भी थी हमारी रेडियस की वैल्यू या डायमीटर की जो भी थी, वॉल्यूम के लिए क्यूब कर दो सीधे सीधे बस, ठीक है। और भी किसी को लगे कि नहीं सर जी मजा नहीं आ रहा, मतलब ऐसा हम करें, तो भाई कोई बात नहीं, आप शुरू में वॉल्यूम मान लेना 100, और अगर ये 25% बढ़ गया तो 125 बटे में 100, यानी कि 125%, 125 बटे में 100, 125 बटे में 100, ठीक है। इससे घटाइए, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। इसको सोल्व करोगे ना, 125 पंजे पंजे फिर 2 बार करोगे तो 1525 आएगा और बटे में 16 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही बनेगा ना, 125 गुना 25, कैलकुलेशन देख लेना बस, ये 3125 आएगा, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करोगे जो आएगा उसका और फिर इसका डिफरेंस लेना है, ठीक है। ये काटोगे तो 16 195.31 के करीब आएगा, तो इसमें से फिर ये माइनस करोगे, ठीक है। तो ये माइनस करोगे तो 95.31% आ जाएगा, क्लियर। तो यहां पे कैलकुलेशन में 3125 आएगा, देख लेना करके, मैंने तुम्हें एक हिंट तो दे ही दिया कि ऐसे करना है। अब किसी के मन में ऐसा भी आया होगा, बोला सर वो x प्लस वाई वाला फॉर्मूला कहां गुम कर दिया आपने, है उससे भी आ जाएगा क्या, बिल्कुल भाई उससे भी आ जाएगा, कौन कह रहा है उससे नहीं आएगा। लेकिन फिर अगर उससे आ जाता तो फिर मैंने क्यों नहीं लगाया, मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उससे थोड़ा सा ना लेंथ ही पड़ जाएगा। कैसे, इसके लिए जब आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लगाओगे तो ये तुम्हें 2 बार लगाना पड़ता है। कैसे, 25% बढ़ोतरी, तो पहली बार x को 25 लो, y को भी 25 लो, तो यहां से क्या करोगे 25 जमा 25
प्लस 25 इंटू 25 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 25 25 50 जमा 25 25 625 बटे में 100 यानी कि 6.25, तो ये बन गया 56.25। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आ गया ना, इसको फिर से तुमने x लेना है और y तुमने क्या लेना है 25 लेना है, और फिर से तुमने लगाना है 56.25 जमा 25 जमा 56.25 गुणा 25 बटे में 100। और इतना देखते तुम वैसे ही छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने नहीं लगाया था। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, तो एक वैल्यू भी 3 बार इस्तेमाल होगी। तो 3 बार कैसे, देखो 1 और 1 2 बार तो ये होगी, जो रिजल्ट आया उसके साथ तीसरी बार फिर इस्तेमाल हुई। तो इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा था। जो चीज आसान थी वो दोनों मैंने तुम्हें बताई, या तो ये लगा लेना या जो मैंने पीछे बताया वो लगा लेना। ठीक है, तो इससे फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन क्या है करके दिखाओ तो मुझे। तो ये चीजें ध्यान रखना कब क्या करना है, इन्हीं से प्रैक्टिस होगी, तुम्हारे दिमाग में बात होगी, तो पेपर जो है ना वो फास्ट होगा फिर। ठीक है ना, इन चीजों की तरफ ध्यान रखा करो। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड, व्हाट परसेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। कह रहा है कि ये अगर गोले की त्रिज्या दुगनी होने पर उसके आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो ध्यान दो, वॉल्यूम की बात हो रही है, गोले की बात हो रही है। तो गोले की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, पहले 1 था, अब डबल होके कितना हो गया 2 हो गया। देखो अब बताऊंगा मैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका तो लिख के आना होता है। एक गोले की त्रिज्या दुगनी होने पर, यानी कि रेडियस पहले था 1 अब कितना हो गया 2, तो बोला वॉल्यूम में कितना फर्क पड़ेगा, आयतन में कितने प्रतिशत फर्क पड़ेगा। तो वॉल्यूम बोले तो इसका क्यूब, इसका क्यूब, एरिया बोले तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। याद रहेगा, कुछ भी फालतू टंटे में घुसने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, जस्ट ध्यान रखें, अगर वॉल्यूम बोले तो क्यूब कर दो इन वैल्यूज का, एरिया बोले तो इनका स्क्वायर कर दो। हालांकि डिटेल पूरी समझा चुका हूं। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। यानी कि पहले वॉल्यूम था 1 अब हो गया 8, तो कितना बढ़ गया 7, कितने पर 1 पे, इंटू में 100%, यानी कि 700% वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, बात आगे समझ में। तो भाई देखो कितनी आसान बात थी, इस तरीके से आपने करना है क्वेश्चन को। ये तरीका आ गया और कंसेप्ट पीछे आ गया था। ऐसा भी नहीं बोलेगा कोई बच्चा कि सर जी हमें तो कंसेप्ट ही नहीं पता लग रहा, हो क्या रहा है। 2 numbers are respectively 30% and 40% less than a third number. What percent is the second of the first? ध्यान से पढ़ना है पहले। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, यानी कि 2 नंबर जो है हमारे हैं वो तीसरी से, तो हमने पहले 3 लिख दिया 1 2 3। ध्यान दो, इन दोनों नंबर का कंपैरिजन हो रहा है तीसरी संख्या से, यानी कि थर्ड नंबर से कंपैरिजन हो रहा है, तो आपने थर्ड को 100 ले लेना है। थर्ड को क्या ले लोगे तुम, 100 ले लोगे। याद रखना जिससे कंपेयर होता है उसको आपने 100 मान लेना है। तो अब देखो क्या कह रहा है कि 2 नंबर्स तीसरे नंबर से 30% और 40% कम है, यानी कि पहला नंबर 100 नंबर से 30 कम है, तो इसका मतलब वो 70 है। और दूसरा नंबर 40% यानी कि 40 कम है, यानी कि फिर वो 60 है। ठीक है, 30% यानी कि 100 वाला नंबर 30 कम 70 हो गया, और ये 40% कम यानी कि 60 हो गया। तो अब बोल रहे दूसरी संख्या पहली संख्या की, मैंने बताया था ना का से ऑफ देन, ये कहां पे रखने हैं, नीचे। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की बात कर रहे हैं, इसकी पहली संख्या की, इसके साथ का लगाया है, बात इसकी हो रही है। कह रहा है दूसरा नंबर पहली संख्या का या की कितने प्रतिशत है, तो जिसके साथ का से लगा दिया वो तो नीचे, पहले सॉरी दूसरे नंबर की बात हो रही है वो ऊपर, और कितना परसेंट मल्टीप्लाई बाई 100%। तो भाई फिर से पढ़ रहा हूं, दूसरा नंबर पहले नंबर का कितने परसेंट है, तो 60, 70 का कितने परसेंट है, बात सारी इतनी सी है। इससे घटाइए, बन गया 600 बटे में 7, 7 8 56 बचा 40,
7 पंजे 35, 85 सही 5/7%। लिखा कहीं? ओ ऑप्शन नंबर 1 में 1000 रखा है, 85:5/7। आया समझ में? आ गया कि नहीं आया? ध्यान से समझा करो, कहीं अटक जाओ तो फिर से देखा करो। The sum of two numbers is 520 if the bigger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then the obtained numbers are equal, then smaller number is। ये बोल रहा है भाई यहाँ पे कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दें और छोटी को 12% बढ़ा दें तो दोनों संख्या जो है आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, हमने मान लिया जो बड़ी संख्या है वो x है और छोटी संख्या जो है वो y है। ठीक है, अगर बड़ी संख्या को हम 4% कम कर दें, यानी कि इसको 100 में से 4 घटा दें तो 96% रह जाएगी। कोई संख्या 4% कम हो गई, इसका मतलब 100 पे 4 कम हो गई, तो फिर 96% तो रहेगी। फिर कह रहे हैं छोटी संख्या को 12% बढ़ा दें, ये छोटी संख्या इसको 12% यानी कि 100 पे 12 बढ़ा दें तो 12% बढ़ने के बाद नंबर 112% हो जाएगा। तो ऐसा करने से ये दोनों नंबर आपस में क्या कह रहे हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 100 से 100 कटा, 16 6 के 96, 16 7 112, मुझे मिला कि 6x जो है वो 7y के बराबर है, मुझे ये मिल गया यहाँ से। तो यहाँ से x बाई y में कितना लिख सकता हूँ, x यहीं पर है, y मल्टीप्लाई से डिवाइड आ गया। मल्टीप्लाई में कोई चीज हो तो बराबर के इस साइड आने पर डिवाइड होती है। 7 यहीं पर था, 6 यहां से डिवाइड में चला गया। ठीक है, इसका मतलब बड़ा नंबर है 7, छोटा नंबर है 6। तो मैं यहाँ रेशियो का कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा। कैसे? यहाँ पे दोनों संख्याओं का टोटल 520 है। ठीक है, टोटल कितना है 520। तो मैंने मान लिया मेरा बड़ा नंबर है 7, छोटा नंबर है 6, तो इनका टोटल इसके हिसाब से कितना बना 13, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 520 बना ना भाई। अगर बड़ा नंबर 7 छोटा 6 तो इसके हिसाब से टोटल 13, 13 की वैल्यू 520, तो 1 की वैल्यू क्या 520 भाग 13, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 40। 1 की वैल्यू 40 आ गई तो पूछ रहा है उनमें से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या बनेगी, तो 1 अगर 40 बना रहा है तो 6 कितना बनाएगा 240। 240 यही आंसर है। तो 240 कहीं दिख रहा है तुम्हें? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है भाई। ठीक है, अगर ये पूछता तो 1 40 के बराबर, तो 7 किसके बराबर बनेगा, तो 7 गुना 40 280 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपने। तो छोटा नंबर पूछा था भाई, बता देना, ये मत बोलना कि समझ नहीं आया हमें। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो चलो उधर, पप्पा आई पप्पा। The population of a town is 8500. In first year it was increased by 20% and in second year again increased by 25%. Then what is the total population after 2 years? तो देखो भाई, ये पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है। इसमें ये बोल रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या जो है वो 8500 है, 8500 है। पहले साल 20% बढ़ गई और अगले साल 25% बढ़ गई, तो 2 साल के बाद क्या पॉपुलेशन होगी? तो करना कुछ नहीं है भाई, पॉपुलेशन कितनी है 8500, पहले साल 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ने का मतलब वो 120% हो गई। तो अगर आप इसका 120% कर दोगे तो ये जो आंसर आएगा ये 20% बढ़ के पॉपुलेशन आ जाएगी। बात समझ में? तो इसको सोल्व नहीं कर रहे फिलहाल, ऐसे ही छोड़ रहे हैं। फिर कह रहा है कि दूसरे साल ये 25% बढ़ गई, यानी कि ये पॉपुलेशन अगले साल फिर से 25% बढ़ गई। ठीक है, तो हम इसको 125% कर देंगे। पहले साल इतनी बड़ी, ये बढ़ी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं करते हम ऐसा नहीं करते। 8500 का 20% निकाल दें, 20% निकालेंगे तो कितना बनेगा 170। इसका 20% किया तो कितना बन गया 170 बन गया। तो फिर हम ये नहीं करेंगे कि सर जो 8500 थी 170 बढ़ गई है, 1700 बढ़ गई, 1700 है भाई, गलत लिखा था 1700। तो 1700 बढ़ गई तो कितना आएगा 10,200 हो गई। तो इसी काम को इस एक स्टेप ने कर दिया। करके देखो तुम अगर 8500 का मल्टीप्लाई 120/100 से करोगे
तो देखो ये कितना आएगा, 0 लगी एज इट इज, 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 अट्ठे 96 और 6 102। देखो आ गया ना। यहां पे पहले तुम 20% निकालते हो फिर ऐड करते हो, और यहां पे ये 20% पहले ही ऐड हो जाता है। तो ये बढ़ी हुई थी, इसको फर्दर 25% बढ़ा दिया। ठीक है, तो इतने चक्रों में मत पड़ना, ऐसा लिखना, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से कटा 30 पे, 30 पंजे 150। ठीक है, 30 पंजे 150 तो जीरो पहले ही लग जाएगा, 5 3 15 बन गया ना, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 20, 120 और 7 127, 12750 आना चाहिए भाई। देखो कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है 12750। क्लियर है, आसान था ना। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक बार ये देके ये पूछ लेता है, सेकंड वाले में ये देके ये स्टार्टिंग में कितनी थी ये पूछ लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन। ये लो, ये दूसरे वाला टाइप भी आ गया इसमें, ये 2 टाइप ही पूछता है इसकी, तो ये दूसरे वाला टाइप भी आ गया। तो इसको भी अब देख लो एक बार कैसे करना था। In the first year, the population of a village increased by 5%, and in the next year it decreased by 5%. If at the end of the second year the population was 79800, what was it at the beginning of the first year? कह रहा है कि भाई प्रथम वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, अगले साल इसमें 5% की कमी हो गई। अगर दूसरे साल के एंड में जनसंख्या 79800 थी तो पहले साल के स्टार्टिंग में कितनी थी, तो हमें क्या पता कितनी थी, तो इसको x ले लेना है। ठीक है, पहले साल 5% बढ़ गई तो 100 पे 5 बढ़ गया यानी कि 105% हो गया। अगले साल 5% घट गई तो 100 में से 5 यानी कि 95% हो गया। ठीक है, घटे तो 100 में से माइनस करना है, बढ़े तो प्लस करना है। अब जनसंख्या होगी 79800। तो अब काट दो, काट दो, काट दें, काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, 5 चौकी 20, 5 एकम 5, 5 9 45। ठीक है, तो अब इधर से इधर कटेगा, देखो कैसे कटेगा। 19 से काट दो, 19 चौके 76, 19 दूनी 38 0 0, 21 से काट दो, 21 दूनी 42, 200 पे कट गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 200 चौके 800 और 2 जीरो ये, तो भाई 80,000 आना चाहिए आंसर। देखो कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 80,000। ये करना था इसमें। क्लियर है भाई, बात घुस रही है भेजे में। तो लिखने का तरीका मैंने सेम रखा, कैसे करना है वो आपने देख लिया होगा। और परसेंटेज चैप्टर कैसा लग रहा है, समझ में आ भी रहा है कि नहीं। असल में तो यहां तक बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं। ठीक है, तो जो यहां तक पहुंचा भाई कोशिश करेंगे आज इसको खत्म कर दें। If the numerator of the fraction is increased by 200% and denominator is increased by 350%, then new fraction is 5/12. What was the original fraction? ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो 5/12 प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात कर दें। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने मान लिया भाई x/y, जिसमें इसको बोलते हैं हम अंश यानी कि न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं हम हर, विच इज डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, अंश और हर हमने देख ली क्या होता है। तो कह रहा है कि अगर अंश को बढ़ा दिया जाए कितना, 200%, तो 200% बढ़ने का मतलब कोई चीज 100 पे 200 बढ़ गई तो कितनी होगी, 100 पे कोई चीज 200 बढ़ेगी तो 300 हो जाएगी ना। कितनी हो जाएगी, 300। और कोई चीज 350% बढ़ गई, इसका मतलब 100 पे 350 बढ़ गई तो कितनी होगी, 450। अब कोई बच्चा बोले कि सर जी बात भेजे में घुसी ही नहीं। अरे 200% कितना होता है, 200/100। तो अगर ये संख्या मेरी 100 है तो ये संख्या 100 से 200% बढ़ गई, तो 100 का 200% 200 ही होगा, बताया था। 100 का 200% कितना होगा, 200। तो ये नंबर 100 में 200 बढ़ गया, तो 100 में 200 बढ़ गया तो 300 हो गया ना। तो ध्यान रखना, अगर बढ़े तो 100 में उसको प्लस करना है और अगर घटे तो 100 में से उसको माइनस करना है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो 350% वृद्धि, तो 350, 100 पे 350 यानी कि 450 हो गया।
और ऐसा करने से अब फ्रैक्शन बन गया 5/12। इससे घटाइए, 15 दूनी 30, 15 तिये 45। कटने के बाद आर पार की गुणा लगाई जाती है, इसका मतलब 3 5 से मल्टीप्लाई करके 15 बनाएगा और 2 12 से मल्टीप्लाई करके 2 24 बनाएगा। ठीक है, 2 12 24, 3 पंजे 15, कटे तो काट देना, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 5/8 आंसर आ गया काट पीट के। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में है 5/8। ठीक है, आया समझ में कैसे करना था? चलो आ गया तो फिर अगला क्वेश्चन ले लो भाई, खींच के चलने दो, जो पीछे क्लास नहीं हुई ना उसकी कमी भी तो पूरी करनी है, हैं? In an examination, 80% students passed in English and 85% students passed in mathematics. If 73% students passed in both the subjects, then what percent of students fail in both the subjects? ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए और 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए। अगर 73% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास हुए तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में फेल हुए? तो वेन डायग्राम से भी बनता है ये क्वेश्चन, हम नहीं बनाते वेन वून डायग्राम से, सीधा बनाएंगे हम। तो क्या 80% इंग्लिश में क्या हो गए? 80% क्या हो गए भाई साहब? पास हो गए, 80% पास हो गए, पास में चला रहे हैं। ठीक है, फिर 85% गणित में पास हो गए, मैथ में कितने पास हो गए? 85%। तो एक बार देख लेते हैं दोनों सब्जेक्ट्स में कितने पास हो गए। तो तुम देखोगे 80% और 85% पास का मतलब 165% बच्चा पास हो गया। ये 165% का मतलब क्या होता है? 165% का मतलब होता है कि 100 बच्चे एग्जाम में बैठे और 165 पास हो गए। कैसी बात है? अच्छी बात है? नहीं। अरे 100 बच्चे पेपर में बैठेंगे तो 165 कैसे पास हो जाएंगे? इसका मतलब क्या गड़बड़ हुई यहां पे? कुछ बच्चे ऐसे थे जो दोनों सब्जेक्ट में पास थे, यानी कि जब काउंटिंग की गई, बोला भाई इंग्लिश में कितने पास, तो उस बच्चे ने हाथ खड़ा करा। बोला मैथ में कितने पास, उस बच्चे ने फिर से हाथ किया। तो एक बच्चा 2 बार गिना गया, तो 2 बार गिना जाएगा अगर कोई बच्चा, तो जायज सी बात है टोटल 100 से बढ़ के ही आएगा। तो ऐसे कितने महारथी थे? 73%। ये 73% महारथी ऐसे थे जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास थे। तो दोनों सब्जेक्ट वालों को आपने माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया 2, 16 में से 7 गए 9। ठीक है भाई, 9 और 7 16। ठीक है, तो 92% जो हैं वो स्टूडेंट पास हुए हैं, चाहे वो एक में है, चाहे 2 में है, चाहे सब में है, जैसे भी हैं। तो पूछ रहा था कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल। तो फेल वाले, ये तो क्वेश्चन पास वाला चल रहा है ना, तो फेल वाले कितने हो गए? 100 में से 92 को माइनस कर देना, 8% हो गए फेल। तो 8% आना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ। ठीक है, आसान लगा? ठीक है, कोई बच्चा कहे कि नहीं हम तो इसको फेल में चलाएंगे, भाई हम तो डायरेक्ट फेल पे आ जाएंगे, तो डायरेक्ट भी आ सकता है। तो लेकिन उसके लिए क्वेश्चन सेम भाषा में चलाना। अगर 80% पास थे तो 20% क्या थे? फेल थे। अगर 85% मैथ में पास थे तो 15% मैथ में फेल थे। दोनों का टोटल ध्यान दो, पहली बार दोनों का टोटल किया है तो कितना बनेगा? 35%। इस 35% टोटल में से मैंने कहा था कॉमन वाले को माइनस करना है। तो 73% बच्चा ऐसा था जो दोनों सब्जेक्ट में पास था। तो 73% मतलब 100 में से 73 बच्चे ऐसे थे जो दोनों में पास थे, या एक में पास थे या दोनों में पास थे। तो 73 को अगर 100 में से माइनस कर दूंगा तो 27% बच्चा ऐसा है जो फेल होगा, इसको माइनस। तो यहाँ पे देखो पास में था और यहाँ पे 100 में से माइनस करके हम फेल में चला रहे हैं। तो 35 माइनस 27 करोगे तो 8%। अब ये आंसर फेल वाला आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे चला लेना। मैंने दोनों तरीके बताए और बिना वेन डायग्राम के बता दिए, ज्यादा आसान थे। ठीक है, तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ रुख किया जाए। ये क्या हो गया भाई? न्यू थोड़ी चलेगा है भाई, न्यू थोड़ी चलेगा जैसे तुम चला रहे। ओहो, कहाँ आ गए थे हम? ये वाला तो हो गया हमारा।
ये वाले पे आ गए थे भाई। असुविधा के लिए खेद है, ठीक है, असुविधा के लिए खेद है, क्वेश्चन आ चुका है। सेम क्वेश्चन है, फटाफट करके बता दो, वीडियो पॉज करके जल्दी से बता दो। हाँ जी, एक भी खत्म हो गई, कोई नहीं। In an examination, 27% student failed in English and 38% failed in science. If 19% failed in both the subjects, then the percentage of passed in both the subjects is. तो दोनों तरीकों से चला सकते हो भाई, जो आपको अच्छा लगे उससे चलाने। कह रहे हैं कि एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 38% साइंस में और 19% दोनों में फेल हुए। तो फेल में चला रहे हैं भाई, फेल में। तो 27% इंग्लिश में, 27% इंग्लिश में क्या हो गए, फेल। 38% काय में हो गए, साइंस में हो गए। दोनों कर दो प्लस, 8 7 15, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। तो 65% बच्चा फेल हो गया, जिसमें से 19% महारथी दोनों सब्जेक्ट में फेल थे। तो इनको आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। 9 और 6 15, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। तो 46% बच्चा बच गया जो कि फेल है। काहे में ही फेल हो, तो पास वाला पूछ रहा था, तो पास क्या होगा, 100 माइनस 46, तो 54%, 54% ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ, ठीक है। पास में तो चला लोगे ना, कर लोगे ना ये तो। 100 में से 27 माइनस कर देना, 73। 100 में से 38 माइनस कर देना, 62। टोटल कितना हो गया, 135। 19% दोनों में लुढ़क गया, तो 19% लुढ़क गया, तो 81% तो बचा, ये माइनस कर देना। 5 में से 1 गया 4, 8 और 5 13, दोनों लिख दिए मैंने, ठीक है। पर ध्यान रखना, फेल है तो सब कुछ फेल, पास है तो सब कुछ पास, ठीक है। और अगर फेल बता दें तो पास तुम खुद देख लिया करो कैसे। 27% अंग्रेजी में फेल हुए, तो 27% फेल हुए तो 73% अंग्रेजी में पास थे। 100 में से माइनस करके मिल जाता है, तो इसकी टेंशन लेनी ही नहीं थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास आ चुका है, इसी का एक स्टेप आगे, ठीक है। क्वेश्चन तो ये इतना ही है, आधा क्वेश्चन तो इतना ही है सेम, और एक स्टेप आगे बढ़ेगा। In an examination, 60% of students passed in English and 70% students passed in maths. 20% students fail in both subjects. 2500 students passed in both subjects. Find out total number of students. ये यहाँ पे कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में पास हो गए, 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए, 2500 विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। ध्यान रखना, ये जो 2500 विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं, आपने पूरे क्वेश्चन को घुमा के यहां पहुंचाना है। कहां पे कि 2500 पास पे, तो जब भी आपके टोटल स्टूडेंट आएंगे तो 2500 पास पे पहुंचाना है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को पास में चला लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो कैसे। इंग्लिश में कितने हुए, 60% पास, 60% अंग्रेजी में, और 70% कितने हो गए, मैथ में पास। टोटल कितने हो गए, 130% पास। 60 और 70 टोटल कितने हो गए, 130% पास हो गए। अगर 20% दोनों में फेल हुए, तो हम तो पास में चला रहे हैं, तो 20% फेल हुए तो 80% तो क्या हुए होंगे, पास। तो इनको हमने क्या करना है, माइनस। तो कितने बच गए, 50%। तो 50% बच्चा है पास, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में है 2500 के बराबर। तो 50% की वैल्यू है 2500। किसी को अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो, 50 की वैल्यू 2500, 100 की कितनी, तो 1 की वैल्यू 2500 बटे में 50 और 100 के लिए गुणा में 100। 50 दूनी 100, 2500 दूनी 5000, तो 5000 ऑप्शन नंबर 4 में चिपका हुआ है, आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना था भाई, टेंशन नहीं लेनी तुमने। अगला क्वेश्चन देखो, कितनी सारी टाइप आ गई एक ही चैप्टर में, और इतनी सारी टाइप एक ही क्लास में, ताकि चैप्टर हमारा खिंच के चले, ठीक है। तुम्हें ये ना लगे कि सर ने छुट्टी मार ली तो सिलेबस कैसे होगा, होगा ना सिलेबस। Amit scored 175 marks in a test and failed by 35 marks. If the passing percentage of the test is 35%, what are the maximum marks of the test?
कह रहा है कि अमित ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त कर लिए और 35 अंक से फेल हो गया बेचारा। अगर पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए तो टोटल मार्क्स कितने हैं? तो तुम देखो 175 अंक अमित के आए और 35 से बेचारा फेल हुआ, तो क्यों ना 35 दे देते हैं उसको, और जैसे 35 देंगे वो हो जाएगा पास, यानी कि 35% नंबर उसके आ जाएंगे। ठीक है, जैसे 35 उसको दे दिए 35 तो वो पास हो गया। अब ये 35% की वैल्यू बन गई, यानी कि 35% किसके बराबर हो गया? 210 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा? तो 1% 210 बटे में 35 और गुणा में 100। ये परसेंटेज आपस में उड़ गया, कभी बोलो ये कहाँ, यहां तो लगा यहां नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, वो उड़ गया। 7 पंजे 35, 7 या 21 0, 5 छिके 30, तो 100 छिके 600, तो 600 नंबर है टोटल मार्क्स। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने लगाना है क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा है? इंग्लिश में देखो पहले। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? तो पहले तो बात यहां पर जो खास समझाने वाली है उसको सुन लो। इस क्वेश्चन में पहली बार फल में 68% पानी था और दूसरी बार 20% पानी था। तो जो चीज चेंज होती है ना उसको हम नहीं कंसीडर करते, जो चीज फिक्स होती है उसको कंसीडर करते हैं। और वो क्या है फिक्स? यहाँ पे फ्रूट वाला पार्ट फिक्स है, यानी कि हम फ्रूट उसके पल्प को कंसीडर करेंगे, पानी को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर 68% पानी है किसी फल के अंदर, तो पानी 68% है, तो फिर फ्रूट कितना होगा? तो तुम कहोगे कि फ्रूट होगा 32%। ठीक है, तो आप देखो मैं लिख रहा हूं फ्रूट, टोटल था हमारे पास 100 किलो, अगर उसमें 68% पानी है तो 100 का 32%, 100 का 32% क्या होगा? फ्रूट होगा। ठीक है, हमारे पास क्या है? 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट है, तो 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट है, तो 100 का 68% पानी था। तो मैंने कहा था पानी पानी इसमें 2 बार दे रहा है, तो पानी को मत लो, फ्रूट को लो। तो 100 का अगर मैं 32%, यानी कि 100 में से 68% पानी निकाल दूं तो 32% बचेगा, वो क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि अब जो इसका ड्राई फ्रूट बना रहे हैं उस ड्राई फ्रूट में 20% पानी है, तो ड्राई फ्रूट कितना बनेगा मुझे नहीं पता, इसलिए इसको x लिखा, लेकिन इसमें 20% पानी है तो इसमें 80% तो फ्रूट होगा। तो फ्रूट इक्वल टू फ्रूट, ये भी फ्रूट ये भी फ्रूट, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर देना है, तो यहां से अब परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लगेगा। देखो एक ही लाइन में लिखा जाएगा, ये परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100, तो इससे 100 से कट जाएगा। यहाँ पे काट दो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 5 से इधर काट दो 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40 किलो, ये आ गया आंसर। दिस इज द वैल्यू फॉर x। ठीक है, तो इतनी सी देर का क्वेश्चन था, तो 40 किलो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ये सबसे फास्ट सॉल्यूशन है। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो इसके लिए एक रेशियो मेथड और बता देता हूं। वो मेथड क्या है कि भाई हमने देखा यहाँ पे फ्रूट और यहाँ पे देखा हमने वाटर। जब फ्रेश फ्रूट था, जब फ्रूट फ्रेश था तो उसके अंदर 68% पानी था, यानी कि 100 में से 68 पानी था, तो फिर फल कितना होगा? 32। तो इसको तुम काट देना, 4 अट्ठे 32, 4 17 68, 4 से 8 पे कटा और 4 से 17 पे कटा। अब जब वो ड्राई फ्रूट बन गया तो उस ड्राई फ्रूट में 20% पानी है, यानी कि 100 में से 20 हिस्से पानी के हैं, तो फिर 80 हिस्से फ्रूट के होंगे। 20 चौके 80, ये कितना बन गया? 4:1, 20 चौके 80, 20 एकम 1। ठीक है, तो यहां पे देखो ये है फ्रूट वाला हिस्सा, ये है पानी वाला हिस्सा। तो मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि जो चीज चेंज होती है उसको नहीं लेते और जो फिक्स होती है उसको कंसीडर करते हैं। तो इसमें पानी चेंज हो रहा था, तो पानी को नहीं कंसीडर करना, किसको कंसीडर करना है? फ्रूट को। तो फ्रूट पहले था 8, बाद में भी 8 ही होना चाहिए। जो चीज फिक्स है, जो चेंज नहीं हो रही, तो वो फिक्स होनी चाहिए।
तो इसको फिक्स कैसे करना है, ये 8 था, बाद में भी 8 कैसे बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले को, तो ये बनेगा 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो अब मैं कह सकता हूं कि फ्रूट पहले भी 8 था, बाद में भी 8 है, लेकिन पानी 17 से 2 हो गया। ये क्या है, ये चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फिक्स वाले को फिक्स करके। अब देखो आंसर कैसे लिखते हैं। हमारे पास टोटल कितना था, 100 किलो, और 100 किलो क्या था, फ्रेश फ्रूट था। और फ्रेश फ्रूट में क्या होता है, पानी भी होता है और फ्रूट भी होता है। फ्रेश फ्रूट में क्या होता है, पानी भी होता है और फ्रूट भी होता है, यानी कि 8 हिस्से फ्रूट था, 17 हिस्से पानी था। तो 8 और 17, 25 हिस्से जब फ्रेश था, तो 25 हिस्से ही क्वेश्चन में 100 किलो के बराबर है। तो एक हिस्सा 25/100 आ जाएगा। लेकिन ड्राई फ्रूट में ध्यान दो, 8 हिस्से फ्रूट के और 2 हिस्से पानी के, तो ड्राई फ्रूट में टोटल 10 हिस्से हैं। तो 25 अगर 100 के बराबर है तो एक आएगा 100/25, और 10 आएगा किसके बराबर, 40 किलो के बराबर। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, दिस इज रेशियो मेथड। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये शुरुआत में 100 किलो दे रखा था, इसकी वैल्यू टोटल करके 100 के बराबर रख दो, और ड्राई फ्रूट में 8 हिस्से फ्रूट के 2 हिस्से पानी के, टोटल 10 की वैल्यू को निकाल दो, तो 40 किलो आंसर आएगा। और इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी मैथ में, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप करके मुझे बताओ। ठीक है, तो देखते हैं कि तुम इसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये सॉल्यूशन नहीं मिटा रहा हूं जानबूझ के, सो दैट कि तुम समझ जाओ। If fresh grapes contains 95% water and dry grapes contains 5% water, how many kilogram fresh grapes are required to get 400 gram of dry grapes? ये कह रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या, कि यदि ताजे अंगूर में 95% पानी होता है और सूखे अंगूर में 5% पानी होता है, तो 400 ग्राम सूखा अंगूर प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजे अंगूर चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन है, इसमें ये वाला पूछा है, ये वाला दिया हुआ है। तो इसको एक बार लिख देते हैं। तो 400 ग्राम, ये क्या है, 400 ग्राम, ठीक है, इनटू में, यहां पे ताजे अंगूर में 95% पानी है, जबकि ड्राई फ्रूट में 5% पानी है, तो 95% तो फ्रूट होगा। ठीक है, इस साइड आ दो, ये कितना चाहिए मुझे नहीं पता। इसमें 95% पानी है, तो इसका 5% तो फ्रूट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात अगर समझ में आ रही है, तो मैंने सेम ये पिछले वाला काम किया है। इस क्वेश्चन को मैंने फ्रूट में लिया है, वाटर में नहीं लिया है। मैंने बताया था कि जो चीज चेंज होती है उसको नहीं लेते। तो अगर 95% पानी है, तो 95% पानी तो टोटल का 5% फ्रूट होगा। फिर ड्राई में 5% पानी है, तो 400 ग्राम सूखे अंगूर के लिए कितने किलोग्राम ताजे चाहिए, तो इसको 95% लेना है, क्योंकि 5% पानी है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से इसको काट दो, 19 पे कटेगा। x की वैल्यू आ गई 1900 के 7600, 7600 क्या है, ग्राम है। किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 7.6 किलोग्राम। 7.6 किलोग्राम कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है भाई, दिखेगा कैसे नहीं, ठीक है ना, दिखेगा कैसे नहीं। और इसी के साथ मेरे ख्याल से आगे ये नहीं हो रहे हैं, और आगे नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये था लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जिसमें हमने परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया। परसेंटेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। अच्छे से कर लेना, कभी मैं वहां परसेंटेज लगाऊं तुम कहो कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।